जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर से एक डॉक्ट्रिन करने आए हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, सेवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता कहते हैं इसको, पृथक्करणीयता, ठीक है, का सिद्धांत समझ लेते हैं क्या। इसके लिए आप ये देखिए, ये एक हम बड़ा ढूंढ के बनाना लाए हैं और इस तरह से है। आप कहेंगे बनाना ढूंढने में कौन सा काम है, जब हमने उस ठेले वाले इसका भाई एक ऐसा बनाना दो जो थोड़ा सा ख़राब हो तो शक्ल देखने लगा, ये कैसे हैं। अब आप देख रहे हो भाई, ये एक दिख रहा है पूरा ठीक है, लेकिन ये एक हिस्सा ख़राब है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इस हिस्से को निकाल सकते हैं, और अगर इस हिस्से को निकाल देते हैं तो ये बाकी का क्या हिस्सा खाने लायक बचेगा। ठीक है, ये हिस्सा हमने निकाल के रख दिया और ये खा लिया। हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो इसी तरह से है, इसी पॉइंट पे है। कैसे है, सवाल ये है कि क्या ये अगर कोई कानून जो संविधान और इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्या वो कानून पूरा की पूरा बेकार हो जाता है, या उसमें कुछ गुंजाइश होती है, या वो उसका वो पार्ट जो ख़राब था वो निकाल दिया जाए तो सही हो सकता है। पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और 2 जो दो बातें बताता है वो ये है। पहला पॉइंट ये कहता है ऑल लॉ इन फोर्स, ये क्लॉज 1 ये कहता है कि ऑल लॉ इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इफ any such law is in consistency with the provision of this constitution, such inconsistent part shall be void। मतलब इतना है कि अगर संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून जो संविधान लागू होने के बाद भी है, लेकिन वो संविधान इस पार्ट 3 के किसी भाग यानी कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो सवाल ये है कि वो उस पार्ट तक जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है वो शून्य होगा, ना कि पूरा कानून। दूसरा प्रोविज़न क्या कहता है, दूसरा प्रोविज़न भी इसी तरह से कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इन्फ्रिंज और वायलेट द right conferred by this part, और अगर if any part of such law is inconsistent with the provision of part 3, that part shall be void to the such inconsistency। मतलब in such contradiction, यहाँ पे contradiction टर्म है, यहाँ पे inconsistency टर्म है। तो कहने का मतलब ये है 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों से के विरोधाभास में हो, और अगर विरोधाभास में है, कंट्राडिक्शन में, तो जिस मात्रा तक ये विरोधाभास है उस मात्रा तक ऐसा कानून शून्य होगा। इन दोनों प्रोविजंस को पढ़ने के बाद मतलब ये निकलता है कि ये पूरा कानून वॉइड डिक्लेयर करने की मंशा संविधान की नहीं है। फिर क्या मंशा है, मंशा ये है कि जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है उसको निकाल दीजिए। अभी आपने देखा कि हमने अपनी अर्ज का जो बनाना था उसका जो ख़राब हिस्सा था वो निकाल दिया, बाकी की बाकी सारा वो का बनाना जो था खाने लायक बना रहा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको एक केस लॉ से समझते हैं। केस लॉ था RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा, और शायद ये 1957 का केस है। ठीक है,
बड़ा सा नाम है, बड़ा कठिन नाम है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। क्या नाम था नहीं मालूम, लेकिन बड़ा कठिन नाम है ये, इसलिए RMDC शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रखिएगा। प्रोविज़न क्या था, इसमें एक लॉ बनाया गया था और उस लॉ में प्रोविज़न ये था कि जो पज़ल वगैरह होती हैं, जो कंपटीशन किए जाते हैं, और एक गैम्बलिंग जो होती है, तो गैम्बलिंग या जो जुआ होता है बेसिकली उसमें होता क्या है, वो अगर आपने पढ़ा हो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला या समाशित संविदा वाला, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने टॉस उछाला और हेड आया या टेल आया और इस बात पे शर्त लगी, उसके बाद में वो एक आदमी जीत गया और एक आदमी हार गया। इसमें करने वाले के लिए कोई होता नहीं, कुछ हमारी उसमें कोई गुण नहीं है, एक तरह से बस वो किसी घटना के इस तरह से होने या उस तरह होने पे डिपेंड करता है। और इस कानून के तहत हुआ ये कि इन्हीं ने जो इस तरह के कंपटीशन थे किसी भी तरह के, उन्हीं ने कंपटीशन या गैम्बलिंग का ये जो प्रोविज़न था इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या करी और उसमें वो वाले कंपटीशन या जो पजल्स वगैरह जो होती थी उनको भी शामिल कर लिया, उन पजल्स पे जो प्राइज़ होता था उसको भी शामिल कर लिया। तो जैसे आपने देखा होगा कि पेपर में अक्सर निकलता है, सुडोको वगैरह निकलती है, या आपने देखा होगा कि चेहरा पहचानो वाला निकलता है, या इसी तरह की बहुत सारी जो वर्ड मैचिंग वगैरह वाली होती हैं, है ना। तो इस तरह की अखबारों में अक्सर आप देखेंगे तो एक पजल्स का पूरा सेक्शन होता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं। और पहले क्या होता था कि इस तरह की अखबारों में पहेलियाँ निकलती थी और उनके जीतने वालों पर इनाम रखा जाता था, जो भी जीतेगा उसको फर्स्ट प्राइज़ इतना मिलेगा, सेकंड प्राइज़ इतना मिलेगा उसको। तो हुआ क्या, इस मामले में ये जो प्राइज़ एक्ट करके था, इसके तहत एक कानून बना और उन्हीं ने जो डिफिनेशन दी इस प्राइज कंपटीशन की, उसमें सारी चीज़ें आ गई, गैम्बलिंग वाली चीज़ें भी आ गई, और ये जो आप पजल सॉल्व करते हो, इस पजल्स में जो आप अपना माइंड लगाते हो वो भी इसमें आ गई। तो हुआ क्या कि अब वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही थी जो आपकी स्किल पे भी डिपेंड करती थी। भाई अगर जैसे सुडोको आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे करके कॉलम बना होता है और 9 कॉलम होते हैं दोनों में, ठीक है, और है ना, ये 9 होते हैं और इसमें नियम ये होता है कि 1 2 3 4 5, यानी कि एक लाइन में 1 to 9 आएगा। ये लाइन ऐसे ही 1 to 9 इधर भी आएगा, लेकिन शर्त ये होती कि आप इसको कोई भी लाइन में डबल नंबर नहीं आएगा, मतलब मान लीजिए 2 2 दो बार यहाँ नहीं आएगा। सिस्टम ये होगा 1 2 3 या 4 हो या 5 हो 6 हो, एक लाइन में एक ही बार आएगा और ये लाइन भी इसी में भी ऐसे ही आएगा। इस तरह का सिस्टम होता है। और मान लीजिए अगर कोई अखबार में इश्तिहार निकल रहा है, ऐड निकल रहा है कि भाई जो इसको सॉल्व कर देगा हमको भेजेगा, हम उसको प्राइज़ देंगे। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो स्किल्ड बेस्ड पजल्स थी उनको भी सॉल्व करने पे इस कैटेगरी में लिया गया। तो अब सवाल ये था कि क्या इस पे प्राइज़ दिया जाना या इसको जो है गैम्बलिंग जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए, या स्किल्ड होने के नाते केवल स्किल पर्सन ही कर पाएगा, इस पे टॉस उछालने जैसा नहीं है। अगर आप में से किसी को पजल करना नहीं आता तो वो नहीं कर पाएगा, और जिसको आता है वो अपना माइंड लगा के उसको कर लेगा। तो सवाल यही था कि क्या ये जो पजल्ड हैं जो स्किल के आधार पर आधारित हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें से जो गैम्बलिंग वाला प्रोविज़न है उसको आप निकाल दें तो क्या होगा, ये जो बाकी की जो प्राइज पजल्स वाला सिस्टम है वो बचा रहेगा, ठीक है। और इस पार्ट को मान लीजिए एक बड़ा सा सेक्शन लिखा हुआ, उसमें से आपने केवल जो है स्किल्ड वाली प्रोटेक्ट कर लिया और जो गैम्बलिंग वाली प्राइज या पजल्स थे उनको निकाल दिया। तो सवाल ये था कि इस पूरे कानून को वॉइड डिक्लेयर किया जाए, या अगर किसी एक प्रोविजन को निकाल देने से बाकी का कानून बचा रहता है तो ऐसा किया जाए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। इन्हीं ने कहा कि भाई ये कानून तो ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा है, और अगर ये गैम्बलिंग वाली चीज़ से कवर हो रहा है, गैम्बलिंग के लिए बेसिकली इसका पर्पज़ है, तो जहाँ पे स्किल्ड पजल वाली इस पॉइंट को निकाल देंगे तो पूरा की पूरा कानून जो गैम्बलिंग को रेगुलेट करने के लिए वो कवर हो जाएगा, और जो स्किल्ड पजल्स
पर प्राइस दिया जाना है वो इससे कवर नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, कोर्ट ने ये कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट का उद्देश्य कहीं ना कहीं गैम्बलिंग को रोकना है, और ये जो पजल सॉल्व करने वाली बात है ये कहीं ना कहीं स्किल्ड और टेक्निक पे डिपेंड होता है। जो जानकार आदमी है, जो होशियार आदमी है, जो स्किल्ड है, वही इसको कर पाएगा। इसको गैम्बलिंग की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए। ये बात क्लियर। तो अगर ये पजल स्किल्ड पजल्स वाला प्रोविजन हटा दिया जाएगा तो बाकी का कानून बचा रहेगा, ये कानून ख़त्म नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे हमने आपको देखा कि हमने उस केले का वो हिस्सा जो ख़राब था उसको निकाल दिया, बाकी हमारा इस्तेमाल करने लायक बना रहा, वैसे ही ये वाला कानून है। लाइट भी चली गई, चलिए ठीक। एक केस हम आपको और बता देते हैं, और मेरी समझ से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक फिर हमने पहले भी केस मेंशन किया था, वो था मिट्ठू वर्सेस पंजाब, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर 303 जो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, क्या था, 302 में क्या था और 303 में क्या था। यहां पे ये था कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करेगा, हत्या का ऑफेंस करे, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, लाइफ इंप्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस, ठीक है। और 303 का मतलब यहां पे ये था, अगर कोई लाइफ इंप्रिजमेंट का कन्विक्ट है और वो किसी की हत्या करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, उसके लिए केवल डेथ है, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी तो था ही, हमने आपको आर्टिकल 14 वाले में बताया था। तो कोर्ट ने कहा ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इस प्रोविजन को यहां से हटा दिया जाए। तो अब सवाल ये कि क्या इस प्रोविजन के हटा देने से पूरी आईपीसी पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर पूरी आईपीसी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो केवल इस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाना पर्याप्त है, पूरे आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। केस बहुत सारे हैं, एक गोपालन का भी केस है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कानून की नज़र में सेवरेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई कानून जिसका कोई एक पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, तो सवाल ये उठेगा कि पूरा कानून वॉइड डिक्लेयर किया जाए या केवल उसका एक हिस्सा। अगर वो हिस्सा हटा देने से पूरा कानून, मतलब पूरा केला बचा रह सकता है, तो फिर वो पूरा कानून चलता रहेगा, केवल वो हिस्सा हटाया जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा कानून ही उसके ऐसा प्रभावित है कि पूरा कानून ही खराब हो जाए, तो फिर उस स्थिति में पूरे कानून को इनवैलिड किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए बताइए ज़रूर कैसा लगा। थैंक यू।